Hello everyone, my name is Jitesh Kumar and welcome back to my YouTube channel Dual Property. So last time हमने डिस्कस किया था डायमेंशंस, जिसमें हमने डिस्कस किया था उसकी डेफिनेशन और कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी के कंटिन्यूटी में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो देखते हैं कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। So according to this principle, the physical quantities separated by symbols like addition, subtraction, equal to, greater than, less than, etc. should have same dimensions, then only the relation would be valid. क्या मतलब है इसका? Let's say कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज, अगर उनके बीच में आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन सिंबल यूज कर रखा है आपने, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होगी? सेम होगी। तभी वो जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, वो वैलिड होगी, अदरवाइज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी ए और आपके पास दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी, और आपने क्या कर रखा है? इन दोनों को ऐड कर रखा है। तो आपने कौन सा साइन यूज किया, कौन सा सिंबल यूज किया? एडिशन का। अब अगर आपने कह दिया कि ए क्या है आपका, जो ए फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपकी टाइम, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बी हैज टू बी टाइम, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके बीच में अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल टू, ग्रेटर देन या फिर लेस देन का सिंबल यूज किया है, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को सेम होना पड़ेगा। अब डायमेंशन सेम होने का मतलब क्या है? वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है। तो अगर आपने इसको कह दिया टाइम है, तो बी को भी टाइम ही होना पड़ेगा। क्यों? लेट्स से कि आप 5 सेकंड लिखते हो और अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, तो आप क्या ऐड करोगे? आप टाइम ही ऐड करोगे, ऑब्वियस सी बात है। टाइम में आप टाइम को ही ऐड करोगे, 2 सेकंड ही लिखोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7 सेकंड। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5 सेकंड में आप 2 kg ऐड कर रहे हो ही नहीं सकता ऐसा, है ना? दिस डजंट मेक एनी सेंस। टाइम में आप मास को कैसे ऐड कर सकते हो? तो इसीलिए अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में आपने एडिशन सिंबल अगर यूज किया है, तो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। अब सेम होगी तो उनका डायमेंशंस भी सेम होगी। ऐसे ही अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, और इस केस में मैं क्या करता हूं कि ए जो है वो आपका मास है। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? मास ही होना पड़ेगा, क्योंकि ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मास में से मास को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। सेम वही स्टोरी यहाँ पर भी, मास में से आप टाइम को या फिर मास में से आप स्पीड को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो बी भी क्या हो जाएगा आपका? मास। सिंपली ऐसे लिख सकते हो इसमें भी कि 2 kg में से अगर माइनस करते हो आप 1 kg, तो क्या बचेगा? 1 kg ही बचेगा। 2 kg में से आप टाइम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, ऐसा तो नहीं लिख सकते कि 2 kg माइनस 2 सेकेंड। दिस डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर a इक्वल्स टू बी लिखा हुआ है, तो यहाँ तो जो a क्वांटिटी है वही b क्वांटिटी है। इक्वल टू का तो मतलब ही यही होता है कि जो a है वही b है। तो a अगर लेट्स से आपका स्पीड है, वेलोसिटी है, कुछ भी है आपका, तो b को तो स्पीड ही होना पड़ेगा और एग्जैक्टली इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे अगर ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल भी अगर यूज़ किया है, तो उनका भी मतलब यही होगा कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ आपकी सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगी। अब लेट्स से कि मैं ऐसा लिखता हूँ a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू डी, तो इसका क्या मतलब है? अब अगर इस इक्वेशन में मैंने किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर दिया, लेट्स से कि मैं कहता हूं ये जो सी है वो है आपकी डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या है? अब सी को आपने किससे सब्ट्रैक्ट कर रखा है? बी से। तो बी को भी क्या होना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू दिस बी को भी डेंसिटी होना पड़ेगा। अब बी को किस में ऐड कर रखा है आपने? ए में ऐड कर रखा है। तो एडिशन में क्या होता है? सेम रूल लगता है। तो ए को भी क्या होना पड़ेगा? डेंसिटी। अब ए में से बी को ऐड कर दिया और इस पूरे में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो किसके इक्वल आया? डी के इक्वल आया। तो इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पे। अब ये सारी क्वांटिटीज डेंसिटी आपकी ए बी सी, तो डी भी क्या हो जाएगा आपका? डेंसिटी। तो मैं क्या लिख दूंगा? ए बी सी डी ऑल आर डेंसिटीज। ए बी सी एंड डी आर डेंसिटीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यही आपका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये कहाँ यूज आता है?
अगर आपको कहीं भी किसी भी इक्वेशन या फिर रिलेशन की अगर आपको वैलिडिटी चेक करनी हो कि ये इक्वेशन वैलिड है कि नहीं, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज़ आता है। वो हम आगे लेटर ऑन टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कैपिटल L इक्वल्स टू 2a, जहाँ पर कैपिटल L क्या चीज़ है, लेंथ है। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a। आपको रिलेशन गिवन है और इस रिलेशन में से आपको फाइंड करना है a की डायमेंशन। तो सॉल्व करते हैं। अब कैपिटल L किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, a विल बी इक्वल टू कैपिटल L बाई 2, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब L क्या चीज़ है हमारी, L है लेंथ, और लेंथ को आपने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब लेंथ को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये टाइम में थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगी या फिर मास में थोड़ी ना कन्वर्ट हो जाएगी, रहेगी तो लेंथ ही। लेट्स से कि पहले 10 मीटर था तो अब 5 मीटर हो जाएगा, बट रहेगा तो लेंथ, जस्ट मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, इजंट इट। तो अगर ये पूरी क्वांटिटी आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये भी लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और साफ साफ यहाँ तो इक्वल टू यूज कर रखा, मतलब ये जो क्वांटिटी है वही ये क्वांटिटी है। तो यहाँ पर कौन सी होगा, हमारी लेंथ हो गई, तो ए भी क्या हो जाएगा आपका लेंथ। तो लेंथ की डायमेंशंस क्या होती है, मास 0 होता है, लेंथ है ऑलरेडी तो 1 आ जाएगा, और टाइम 0, और कोई फिजिकल क्वांटिटी यूज ही नहीं की इसमें। सो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l1 t0। तो यही तो ए का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ स्मॉल एल विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l बाई 2, जो कि ये लेंथ, या फिर इसको सिंपली लेंथ लिख लो, ठीक है। तो a की डायमेंशंस कितनी हो जाएगी, जो l की है वो क्या है, m0 l1 t0। तो m0 l1 t0 ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, a का। अब उसी सीक्वेंस में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो एक क्वेश्चन आपको और दिया है जो कि क्या है, स्पीड, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, v से, किसके इक्वल है, a प्लस 2b। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। सिंपली रिलेशन गिवन है आपको और a और b के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। सो रिलेशन है आपकी v इज इक्वल्स टू a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b। अब लेट्स से कि जो a फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, उसको किस में ऐड कर रखा है आपने, 2 टाइम्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी b। तो यहाँ पर भी क्या है, जो b फिजिकल क्वांटिटी है आपकी, उसको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है, 2 से। तो b लेट्स से कि कोई भी आपकी x y z फिजिकल क्वांटिटी है, तो 2b क्या, तो 2b कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, वही रहेगी। 2 का मतलब ये थोड़ी ना होता कि लेट्स से कि b अगर टाइम था तो वो स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ये टाइम था तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ये टाइम था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी टाइम ही रहेगा, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेट्स से कि पहले 2 सेकंड था तो अब ये 4 सेकंड हो जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, बट रहेगा तो टाइम। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में आपने ऐड कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दीज 2 फिजिकल क्वांटिटीज शुड हैव द सेम डायमेंशंस। सीधी सी बात है, टाइम में आप टाइम को ही ऐड करोगे, वही फिलॉसफी। तो a और b तो हमारी क्या हो गई, सेम फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब 2 फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आपने ऐड किया है तो आपको किसके इक्वल वैल्यू मिल रही है, v के इक्वल। अब हमें पता है कि v कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है स्पीड। अब v इक्वल्स टू a प्लस 2b है, तो इक्वल टू का यूज किया गया है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी वही आपकी राइट वाली फिजिकल क्वांटिटी भी होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर ये स्पीड है तो इनका सम भी क्या देगा आपको, स्पीड ही देगा। अब आपको पता है a की जो फिजिकल क्वांटिटी है वही b फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये कंप्लीटली किसके इक्वल आ रही है, स्पीड के इक्वल। तो a और b भी क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड ही हो जाएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा, डायमेंशंस ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ स्पीड। ठीक है। अब a और b की डायमेंशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें स्पीड की डायमेंशंस पता होनी चाहिए। तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था स्पीड की डायमेंशन, वो क्या होती है, यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम सीधे इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं, वो क्या होगा, मास का ही यूज़ नहीं किया गया, तो m0
लेंथ हमने यूज़ किया उसकी पावर है 1, तो L1 आ जाएगा। टाइम भी हमने यूज़ किया है जिसकी पावर है 1, बट उसको न्यूमरेटर में जाके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा उसकी पावर -1, सो t-1। तो क्या डायमेंशन होगी स्पीड की, m0 L1 t-1। और ये रिलेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि जो s की स्पीड की जो डायमेंशन होगी वही b की डायमेंशन होगी और वही a की डायमेंशन होगी। सो डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, और किसके इक्वल आ जाएगा, m0 L1 t-1। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ऐसे ही। यहां पर भी आपको क्या गिवन है, एक रिलेशन गिवन है जहां पर m इक्वल्स टू है a/2 प्लस 4/b माइनस 8c²। और यहां पर क्या लिख रखा है, जो m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइंड क्या करना आपको, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b और c। तो यहाँ पर अननोन फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है, 3 अननोन फिजिकल क्वांटिटीज आपकी a, b और c। तो आपको तीनों की डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो सेम प्रोसेस रहेगा, वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करेंगे हम। ठीक है, आप लोग इससे सॉल्व करना खुद से और फिर इसका आंसर मैच करना। सो रिलेशन है हमारी m इक्वल्स टू a/2 प्लस 4/b माइनस 8c²। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे वो हम देखते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि a को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, सेम वही थियोरी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, a जो फिजिकल क्वांटिटी थी a/2 भी वही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। वैसे ही अगर 4/b कर दोगे तो b जो फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है, अब लेट्स से कि b आपका मास था तो 1/b मास नहीं होगा, कुछ और होगा। लेट्स से कि b आपका टाइम होता है यहाँ पर, तो 4/ टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, ऐसे क्या लिखा मैंने, -8c² लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करो तो क्या लिख रखा है, m, और m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। तो लेफ्ट हैंड साइड पूरी किसके इक्वल है, मास के इक्वल है। अब m किसके इक्वल है, a/2 के, और a/2 को बाकी क्वांटिटी से हमने ऐड कर रखा है। तो साफ साफ बात हो गई, जो a/2 फिजिकल क्वांटिटी की वो कौन सी होगी, वो भी मास ही होगा। क्लियर है, तो हमें पता चल गया कि a कौन सी है, मास है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, मास के इक्वल, डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, तो हम पहले मास की डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं, वो क्या होगा। तो इसका तो सिंपल है बहुत ही, m1 L0 t0, क्योंकि सिर्फ मास है, इसमें लेंथ नहीं है, टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो a का भी यही डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब चेक करते हैं b और c के लिए। अब आपको पता है a/2 में मैंने ऐड किया किसको, 4/b को, तो ये पूरी जो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी मास ही हो जाएगी, क्योंकि मास में ही आपने ऐड किया इसको। तो 4/b क्या आ गया हमारा, इक्वल टू मास है। ठीक है, इक्वल टू तो नहीं, बट ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो अब यहाँ b किसके इक्वल हो जाएगा, 4/मास के इक्वल। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन मिल गई b की। तो यहाँ से आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में लिखना सिखाया था, कैसे लिख सकते हैं हम इजीली। सो लेट्स से कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब देखो ऑब्जर्व करो, कहीं इसमें मास यूज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और उसकी पावर कितनी है, 1, बट उसको न्यूमरेटर में अगर आप लिखोगे तो कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m-1, और लेंथ 0 है, टाइम 0 है, और आप इसको सिंपली m-1 भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही सही है। अब फाइंड करते हैं हम c के लिए। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे इसी इक्वेशन से कि ये मास हो गई क्वांटिटी, ये मास हो गई, ये मास हो गई। अब इन सब में से मैंने किसको माइनस कर रखा है, 8c² को। तो इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा, मास। सिंपल है। ठीक है, मास में मास ही ऐड करेंगे और मास में से हम मास ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मास के इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, 8c²। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मास को रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ से हम c को लिख सकते हैं, इक्वल्स टू मास अपॉन 8 टू द पावर 1/2। ठीक है, हमें c की फाइंड करनी है, c² की नहीं फाइंड करनी है। तो हमें एक रिलेशन फाइंड करनी होगी c के टर्म्स में, तो
तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, मास बाई 8 उसकी पावर 1/2। ठीक है, इक्वल टू नहीं होगा, जस्ट हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम डायमेंशन ऑफ सी इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या इसमें मास का यूज़ आ रहा है? डेफिनेटली आ रहा है। और उसकी पावर कितनी है यहाँ पर, मास की पावर है 1/2, तो m हो जाएगा आपका 1/2। लेंथ यूज़ आ रहा है? नहीं आ रहा है। टाइम यूज़ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो L0 और T0। अब आप सोच रहे होंगे तो 8 भी तो लिखा हुआ है, बट 8 तो एक मैथमेटिकल डिजिट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। मैथमेटिकल डिजिट क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो सी की हमारी डायमेंशन आ गई m पावर 1/2 L0 T0। तो ऐसे ही आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करके किसी भी इक्वेशन की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशंस लिख सकते हो, और इसी की हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं।